Hi everyone, I am Gokulesh Upadhyay. Welcome to online class. This is Standard 9, Chapter 1 History, Part 3 French Revolution. लास्ट क्लास में हमने रिवॉल्यूशन आउटब्रेक का कारण बताया था, जिसमें थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल असेंबली को बाइकआउट किया था और टेनिस हॉल ऑफ वर्जलीज में इकट्ठा होकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में बात किया था, जिससे कि राजा के पावर को सीज किया जाए। इनकी बातों को थोड़ी और प्रमोट करने के लिए दो बड़े लोग मिराबू और एबसीस नाम के जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने इन बातों को और प्रमोट करवाया था। इसी बीच देश में बहुत बुरी हालत हो गई थी, चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी, लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती थी बेकरी की दुकानों पर, और वो काफ़ी महंगे मिला करते थे। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे। इसलिए जब ज़्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे तो फ्रेंच आर्मीज ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास किया, और नतीजा लोगों में गुस्से और ज़्यादा भड़क गए थे। इसी बीच में आप देखेंगे कि पूरे देश में र्यूमर फैल गया है कि कुछ बड़े ज़मींदार जो हैं वो भाड़े के गुंडे को लेकर जो पके हुए फसल है किसानों को, उसको वो जलाने का प्रयास करने वाले हैं, और जिससे इनकी हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो गांव वालों ने क्या किया, जो भी उनके पास लोकल हथियार थे या औजार थे, उसको लेकर उन छोटे ज़मींदारों के घरों पर और लैंडलॉर्ड्स के घरों पर अटैक कर दिए, और न सिर्फ अटैक किए बल्कि उसके घरों में आग लगा दिए। और उसके साथ साथ जो भी वो लोग काला बाजारी करके अनाज और दूसरे चीज़ छुपाए थे, उसको उन्होंने जमकर लूटपाट किया। और नतीजा ये हुआ कि ये लोग इतने हिंसात्मक हो गए कि वो नोबेल जो थे, जो बड़े ज़मींदार टाइप लोग, वो जान बचाने के लिए आसपास में भागे, लेकिन कोई इन्हें मदद नहीं किया। तो अंत में इन्हें अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर शरण लेना पड़ा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जनता भड़क चुकी है और कैसे जनता इनको आंदोलन के दायरे में ला रही है। तो कोई ना कोई तो परिवर्तन आएगा। तो देख सकते हैं आखिरकार जब जनता इतनी भड़क गई है तो लुई 16 को अब थोड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर हम जनता का कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो ये तो हमारे खिलाफ भी एक्शन लेंगे। इसलिए उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दिया, और सिर्फ नेशनल असेंबली को मान्यता ही नहीं दिया, बल्कि ये मान्यता मिलते ही ये नेशनल असेंबली वालों ने एक संविधान बनाया, और ये 4 अगस्त 1789 को ये संविधान बनाए हैं, जिसमें फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही गई है, टैक्सेस को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही गई है, सारे क्लेर्गी जो पहले बड़ी टॉप में रहा करते थे उनकी प्रिविलेजेज यानी सुविधा ख़त्म करने की बात कही गई है। टीथेज और टैली अब किसी को नहीं दी जाएगी, और जनता किसी को टैक्स नहीं दी जाएगी, चाहे चर्च हो या राजा हो, वो बंद कर दिया गया है। सारे चर्च के जितने भी अधिकार क्षेत्र थे वो सीज कर दिए गए, और जो ज़मीन था वो भी हड़प लिए गए। और ये सारे प्रोसेस करने में ये थर्ड स्टेट वाले या सरकार को लगभग 2 बिलियन लीवर यानी रुपया का फ़ायदा हुआ, और इस तरह से पहली बार ये जो थर्ड स्टेट के रिच पावर वाले लोग थे वो पावर में आए, और राजा के पावर थोड़ा सीज हुआ है। जैसे ही राजा के पावर सीज होगा तो कुछ ना कुछ तो नया नियम कानून बनेगा। तो नए टॉपिक 2.1 में आप देखिएगा, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अभी अभी आपने देखा कि नेशनल असेंबली बना है, और नेशनल असेंबली जब बन गई है तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का उदय हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें आपको पहले भी बताए थे कि राजा के पावर को लिमिट किया गया है। और राजा के पावर को लिमिट करने का मतलब है कि अब एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगा, अब वो पावर जैसे डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में बढ़ता है, ऐसे ही इनकी पावर भी तीनों में बढ़ जाएगी। तो जब कोई देश में राजा राज करता हो लेकिन पावर पार्लियामेंट में जाए और शेयरिंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में हो, तो उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का रूल माना जाता है। यानी राजा सिर्फ नाम का रहेगा, बाकी सारी पावर पार्लियामेंट में चली जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चली जाएगी।
और वो तीनों को इक्वल रूप में बटेगा, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होगा। इस तरह से फ्रांस पहले एब्सोल्यूट मोनार्च था, अभी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हो गया। ओके, अभी हम लोग फिर से आप टॉपिक को ठीक से देखेंगे तो यहाँ से एक नई क्वेश्चन बनने की प्रयास होगी, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में अंतर बताइए। और कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में क्या क्या ऐसी बातें हुई थी उस पर भी ज़रा ध्यान लगाइएगा। तो 1791 में संविधान ने वही एक्टिव और पैसिव सिटीजन की थोड़ी सी आइडियोलॉजी दी है। एक्टिव सिटीजन उस सिटीजन को बोलेंगे जिसकी उम्र 25 और उससे ऊपर हो और उसमें सिर्फ अमीर पुरुष हों, जो कम से कम 3 दिन के वेजेज के बराबर सरकार को टैक्स देता है, वही एक्टिव सिटीजन कहा जाता है, यानी उसी को वोट डालने का अधिकार है। महिला, बच्चे और वो सारे पुरुष और बूढ़े को पैसिव में डाल देंगे। वो सारे पुरुष जो 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स नहीं देंगे उसे भी पैसिव में डाल देंगे। यानी उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगाइएगा कि फ्रांस की आबादी लगभग कितनी थी, 28 मिलियन, लेकिन मात्र 4 मिलियन को ही वोटिंग राइट था। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक्टिव वही है जो अमीर है, 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स देता है, 25 साल की उम्र है, बाकी सब पैसिव में चले जाते हैं। अंतर आप यहाँ से बता दीजिएगा। पेज थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप अब देखिए कि उसमें संविधान ने राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया हुआ है, यानी राइट ऑफ मैन, यानी संविधान बनेगा तो लोगों को अधिकार भी मिलेगा। और अधिकार में देखिए क्या क्या मिला, यानी थोड़े ही वक्त के लिए लेकिन सबको जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नेचुरल एंड इनएबल राइट्स दैट इज देयर बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग। मीन्स हर आदमी जो अब यहाँ जन्म लेगा उन सबों को बराबर का ये अधिकार दिया जाएगा, जो पहले फ्रांस में 3 लेवल की सोसाइटी बंटने के कारण नहीं मिलता था। और फर्स्ट और सेकंड वाले हाई लेवल के ज्वाइन करते थे जो क्लेरिकी नोबिलिटी थे, लेकिन थर्ड वाले एक्सप्लॉइट होते थे। लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए आप देख सकते हैं सबों को ये राइट मिला हुआ है। तो फ्रांस इस समय बड़े अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी भी बहुत जगह मोनार्च का रूल है, तो संघर्ष अभी चलेगा। पेज आप आगे टर्न कर सकते हैं तो आपको बड़ी सारे देखिए सिंबल मिलेंगे। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये सिंबल अगर आप देखेंगे बुक्स में, हर सिंबल की कुछ ना कुछ वैल्यू है और हर सिंबल की ये वैल्यू आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी। इसमें ब्रोकन चेन है जो आज़ादी का प्रतीक है, रेड कैप ये भी आज़ादी का प्रतीक है, राइट ऑफ चार्टेड है ये भी आप अधिकार का प्रतीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, पता चल जाएगा। अभी हम लोग 3rd नंबर टॉपिक में आएंगे, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। आप देख लीजिए कि फ्रांस मोनार्च को ख़त्म करने का मतलब यही है कि अब राजा के कंप्लीट पावर ख़त्म हो जाएगा। रिपब्लिक का मतलब यही है कि पब्लिक ना सिर्फ एक सरकार को चुनेगी बल्कि देश के नंबर 1 व्यक्ति को भी चुनेगी, पार्लियामेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो वैसे नेशन को हम रिपब्लिक कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, हमारे यहाँ संविधान भी है, पार्लियामेंट भी है और हमारे यहाँ सरकार भी चुनी जाती है, तो दोनों ही पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं। इसलिए इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। फिलहाल हम लोग थोड़ा लुई 16 की हालचाल को लेने वाले हैं, क्योंकि आपको पीछे में पता होना चाहिए कि लुई 16 अब बढ़ते चला जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर को सीज कर दिया है और अब लुई 16 नहीं चाहते हैं कि हम बंध के रहें, इसलिए उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास किया है। किंग ऑफ प्रूसिया के साथ कुछ मिलकर, ठीक है ना, बात विचार करके फ्रांस में जो अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सब आया है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ आर्मी लोगों का सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग मोनार्च के। और ये घटना 1789 की है, जहां नेशनल असेंबली वोट डाला है और फिर अप्रैल 1792 में एक युद्ध छिड़ गया, ठीक है ना। नेशनल असेंबली वाले यानी कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट वाले किसके खिलाफ? प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और लुई 16 के पावर के खिलाफ। हज़ारों हजार देशवासी एज ए वॉलेंटियर के रूप में लड़ाई लड़ने को तैयार हुए हैं, वो आर्मी में इन्वॉल्व हुए हैं। और यही नहीं, और वो
एक नया देशभक्ति गीत, ठीक है ना, कंपोज किए हैं और नाम है उसका मार्शलाइज। और उसको एक पोएट हैं रॉबर्ट डी लेज़ली जिन्होंने इसे कंपोज किया था। और सोचिए पहली बार इसे गाया गया और इतनी पॉपुलर हो गई कि मार्शलाइज को आगे चल के नेशनल एंथम के रूप में मान्यता दिया गया। और सारे जो मार्शलाइज जो कहे गए उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान और त्याग और बलिदान दिया। तो आप देख सकते हैं कि लुई 16 अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता था, तो दूसरे के साथ मिल गया प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। लेकिन नेशनल असेंबली वाले भी बोले कि नहीं, हम भी लड़ेंगे, और उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिरकार एक गीत कंपोज किए, है ना, वर्जिलीज। और आगे चलकर ये देश का क्या बन गया, नेशनल एंथम। लड़ाई कौन लड़ा, देश के नागरिक एज ए वॉलंटियर के रूप में, ठीक है। अगली पैराग्राफ में हम लोग बात करेंगे कि जो रिवोल्यूशनरी हुआ करते थे, जब थोड़े देर के लिए जब पावर में आए, तो कहता है लॉसेस द इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल व्हेन मेन वेयर फाइटिंग एट द फ्रंट एंड वुमेन वेयर लेफ्ट एट होम। देखिए जब लड़ाई लड़ी जाती है तो युवा और जवान आदमी ही लड़ने जाया करता है, और घर में कौन बच जाते हैं, महिलाएं और यंग लेडी बच जाती हैं। सबसे बड़ी बात आप समझ ही रहे हैं कि इस रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा समस्या ये था कि जो बाहर चले गए हैं तो घर मैनेज कैसे होगा। तो संविधान उस समय भी था 1791 में। कुछ पॉलिटिकल राइट आप जानते ही हैं उस ज़माने में किसको मिला था, जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जो 25 साल की उम्र और 3 दिन के टैक्स के बराबर वाले थे। अब आप यहाँ ध्यान लगाइएगा कि महिलाएं भी कोशिश करने लगी थीं कि अपनी कुछ अधिकार के बारे में बात करना, है ना। तो पॉलिटिकल क्लब बिकेम इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट ऑफ द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म्स एंड एक्शन। इसमें सबसे बड़ी बात याद करिएगा, महिलाओं की तो चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, इसमें अभी अभी जो अमीर लोगों की चर्चा हो रही थी, लेकिन एक क्लब का नाम आने वाला है जैकोबिन क्लब। याद रखिएगा ये सबसे गरीब श्रेणी के समूहों का ये क्लब था, जिसका बॉस हुआ करता था रोबर्सपियर। क्या नाम था, रोबर्सपियर नाम था। और ये जैकब साहब हुआ करते थे, सेंट जैकब, जिनके घर में ये क्लब बना। उन्होंने अपनी पूरी जीवन को एक तरह से बलिदान कर दिया ऐसे लोगों के लिए जो अधिकार मांगते हों, बराबरी मांगते हों, संघर्ष करके अपने अधिकार के लिए लड़ते हों। अब जब आप बात करेंगे इस जैकोबिन क्लब के बारे में, तो कहिएगा कि ये अमीर लोग नहीं हुआ करते थे, ये समाज के सबसे गरीब श्रेणी के लोग हुआ करते थे, जिसमें छोटे दुकानदार हैं, आर्टिसंस हैं, शू मेकर हैं, पेस्ट्री कुक है, वॉच मेकर्स हैं, पेंटर्स हैं, है ना, डेली वेजेज वर्कर्स हैं। ये इस तरह से ये सारे लोग थे। और इसके हेड कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। और तो और सबसे बड़ी बात यहाँ ये था कि ये लड़ाई लड़ते थे उन अमीरों के खिलाफ कि हमें भी अधिकार दीजिए। इन्होंने एक पैजामा है लंबी स्ट्रिप वाली यानी धाड़ी वाली, और जो कभी डॉक वर्कर पहना करते थे, इन्होंने भी उस पैजामे को पहनकर और लाल टोपी पहना है, जो अपने आप को ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी क्या हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। और ठीक है ना, और जो क्वार्टर पैंट एक तरह से चलता था, एक तरह से उन्होंने इसे नी ब्रीचर का नाम दिया, नी तक वो आया करता था। और द जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैंट क्लॉट्स, उस ज़माने में इसे एक और नाम मिल गया है, दोज विदाउट नी ब्रीचर। और आप पैजामा देखे होंगे, फुल पैजामा के रूप में दिख रहा है, रेड कैप लिबर्टी की प्रतीक है। तो आप देख लीजिएगा, सवाल पूछेगा जैकोबिन क्लब क्या थे, रोबेस्पियर के बारे में कुछ बताएं, तो यही बात बताइएगा कि लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इस देश में, है ना, सबों की बराबरी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था, और ख़ासतौर से बड़े लोगों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, यहाँ से टॉपिक हम लोग अगली क्लास में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। रिवाइज द टॉपिक।